नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने आज कनिष्ठ सहायकों के जो नियुक्ति पत्र थे उसको आज उसका वितरण किया और 1000 के करीब जो वहां पर जो उम्मीदवार थे, जो चयनित उम्मीदवार थे, पत्र वितरण किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रोजगार को लेकर के सीएम योगी एक अलग तेवर और कलेवर में नजर आते हैं और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले इसको लेकर के चिंता की है। साथ ही साथ तमाम जो विभाग है उनको लेकर के भी बात की है कि अगर वो लोग सही से कार्य करेंगे तो तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है, तमाम युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तो ऐसे में उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जो बेहतर कार्य करे, बेहतर हासिल उपलब्धि हासिल करे, जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी को लेकर के आज सीएम योगी ने लोक भवन में कनिष्ठ सहायक जो लोग थे उनको आज यूपीएससी जो भर्ती थी, यूपीएसएससी की, उसमें चयनित जो उम्मीदवार थे उनको नियुक्ति पत्र दिया। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं लोक भवन से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चयनित उम्मीदवारों के हाथों में नियुक्ति पत्र दिया। वो विजुअल्स दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से युवाओं को लेकर के लगातार रोजगार को लेकर के, क्योंकि विपक्ष भी लगातार रोजगार को लेकर के बीजेपी पर और सीएम योगी पर सवाल खड़े करता रहता है। और शायद यही कारण है कि लगातार जब सीएम योगी इस तरीके के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं और जो नियुक्ति पत्र है उस वितरित करते हैं, उस समय तमाम ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें कहते हैं कि क्या किसी को सवाल पूछते हैं कि क्या किसी को इसके लिए पैसा देना पड़ा, पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के बातें अपनी सीएम योगी रखते हैं। और जिस तरीके से आज लोक भवन में उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बातें रखी, कहीं ना कहीं वो विपक्षियों को भी चुभेंगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तमाम विभागों को भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएं जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। एक और खबर आपको बताते हैं, कानपुर से ही है। कानपुर से ही क्या है, बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर सिया सुन्नी के विवाद को लेकर के, जो ये विवाद खड़ा हुआ वो कानपुर से हुआ, जहां पर एक सिया समुदाय के एक युवक ने कुछ सुन्नी समुदाय को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। क्योंकि जिस तरीके से इस युवक ने सुन्नी समुदाय पर कहीं ना कहीं टिप्पणी की, उसके बाद जो तमाम नारे लगे थे, सर तन से जुदा के नारे लगे थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस एक एक्टिव नजर आ रही है और तमाम जगहों पर जहां पर भी माहौल खराब करने की, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पर सीधा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और फुटेज के माध्यम से उन तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा रही है जो लोग भी इस बवाल में शामिल है। कहीं ना कहीं सिया सुन्नी का जो विवाद है, तमाम ऐसे जिलों में सोशल मीडिया पर ये शुरू हुआ और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विवाद एक बड़ा रूप ले सकता है। इसी को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और कहीं ना कहीं विवाद ना बढ़े इसको लेकर भी पैनी नजर बनाई हुई है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब सुन रहे हैं किस तरीके से कि अल्लाह के नाम की गुस्ताखी की एक ही सजा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस तरीके के जो नारे। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की हैं इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। किस तरीके से वहां पर जो धर्मगुरु है वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग अपने घर चले जाएं और जिस युवक ने ये हिमाकत की है उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो ये नवयुवक हैं कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी को लेकर के कानपुर पुलिस हो या फिर अन्य जिलों की, अन्य जनपदों की पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैदी दिखाते हुए उन तमाम उपद्रवियों के खिलाफ भी अब एक्शन लेने जा रही है। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आदर्श हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदोई से। आदर्श, कुछ ऐसी खबरें क्या हरदोई से भी निकल करके आ रही है जहां पर सोशल मीडिया का जो विवाद है, जो शिया सुन्नी समुदाय को लेकर के, क्या हरदोई में भी इसको लेकर के पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई हुई है, पैनी नजर बनाए हुए, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है? आदर्श, अनम्यूट कर लीजिए। आदर्श, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, फिर से आपका म्यूट हो गया है। बताइए आदर्श। जी सर जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, बताइए। ये पियानी पियानी रोड का एक मामला है जहाँ पर एक लड़के के द्वारा पियानी रोड का एक मामला है जहाँ पर एक लड़के के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था। मुस्लिम मुस्लिम लोग काफी जो है गुस्सा हो गए थे, जिन्होंने रोड वगैरह कल जाम कर दी थी। उसको लेकर जब तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर वहां पर धरना भी रखा था। कल पुलिस ने उसको देर रात उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया था। और आज हम सांडी पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है अलियापुर गाँव है, कौन सा गाँव? तालापुर। यहाँ पर करीब 50 गांव जो है बाढ़ को लेकर प्रभावित हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बाढ़ आई हुई थी। यहाँ पर बाढ़ की मैंने कवरेज भी आपको दिखलाई थी, करीब यहाँ 70 किलोमीटर दूर अर्जुनपुर। आज हम सांडी रोड पर पहुंचे हैं, जहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ पुरुष भी है। यहाँ पर लोग घरों के अंदर पानी घुस चुका है। और ये यहाँ पर गर्रा नदी है, पानी छोड़ा गया है, इससे घरों में पानी बढ़ गया है। यहाँ जो खेते हैं, धान की फसल है, धनिया है, या और भी मक्का फसलें जो अध्यक्ष, जो खबर बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे हरदोई में भी गांव हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त हैं। हरदोई की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर इस वक्त हम बाढ़ गाड़ी और से जो बारिश से आफत मचाई हुई है। आदर्श, बताइए। आदर्श के नेटवर्क में कुछ इशू है, लेकिन जिस तरीके से आदर्श बता रहे हैं कि हरदोई जिले में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ और बारिश के कहर से कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भारी मुसीबत बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि मथुरा के वृंदावन में हालात ऐसे हैं कि 50% इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश ने लोगों की समस्याओं को जरूर बढ़ाया और कहीं ना कहीं प्रशासन की तमाम उनके ऊपर परेशानियां आ रही है, क्योंकि प्रशासन को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आदर्श हमारे साथ रिपोर्टर आदर्श आपके पास फिर से आएंगे, नेटवर्क का कुछ इशू है। तब तक हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें इतनी बड़ी बिल्कुल अखंड, बताइए देखिए ज्ञानेंद्र, बताइए। खबर इतनी बड़ी बड़ी है कि आपको बताएंगे तो शायद आप भी हिल जाएंगे। और यहाँ से लेकर के लखनऊ तक तो इसमें काफी चर्चाओं में है प्रतापगढ़। पहला तो समाजवादी पार्टी को ही लेकर के आते हैं, और 4 दिन पुरानी भले ही खबर हो गई है, लेकिन आज भी ताजी बनी पड़ी है। इसलिए बनी पड़ी है कि पुलिस के द्वारा अब पोस्टर जारी कर दिया गया है। भगौड़ा कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई बीते बृहस्पतिवार को हुई थी, और अब बैनर बकायदे लगा दिए गए हैं। और 56 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, 1 लाख का इनाम एडीजी प्रयागराज के द्वारा घोषित कर दिया गया है। और अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई है। और जिस तरीके से पुलिस, देखिए, कार्रवाई तो नहीं कर पाई है, लेकिन एक पुलिस का कारनामा, एक नहीं 3-3 कारनामे ऐसे आए हैं प्रतापगढ़ जिले में। और इन 2 से 3 दिनों के अंदर में अखंड यहाँ से लेकर के लखनऊ तक वो भी वो वायरल हुआ। सोचिए, प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त सुर्खियों में रहती है, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, इसलिए अखंड कि डिजिटली जमाना हो गया है, तो प्रतापगढ़ पुलिस भी पूरी डिजिटल हो गई है। हदगेवा थाने के एक दरोगा है बनवारी लाल जी, 80,000 रुपए पीड़ित के परिवार से ले लेते हैं। सोचिए, 80,000 रुपए, वो भी इधर उधर नहीं, अपने ही खाते में ले लेते हैं। वहां के एसएचओ साहब अपनी बेटी के खाते में पैसे ले लेते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी लीलापुर थाने में एक सिपाही ने अपने मौसी के खाते में 10,000 रुपए पैसा ले लिया। सोचिए, और एक दरोगा साहब, सोचिए, एक थाने हो प्रतापगढ़ के, तो बताया जाए ना, यहाँ 24 महिला थाने को मिलाकर 25 थाने हैं। और हर एक थाने में नया कारनामा, और हर एक थाने में
हर एक सिपाही और हर एक दरोगा, हर एक एसएचओ एसओ जो है कारनामे कर रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटली पैसा लिया जा रहा है। कैशलेस, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कैशलेस इंडिया होगा, तो सही में ये लोग कैशलेस भी कर रहे हैं। और घूस जो ली जा रही है सीधे सीधे डिजिटली तौर पे जो है ऑनलाइन ली जा रही है। सोचिए, एक दरोगा अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, ये कहा जाता है कि कभी भी बड़े जो है मछली को शिकार नहीं बनाया जाता, कहीं हमला न कर दे, छोटी मछलियों को शिकार बनाया जाता है। लीलापुर में जो दो सिपाहियों को सस्पेंड किया गया, ना उस पैसे से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था, ना उस पैसे से कोई उनका लेना देना था, और ना ही उन्होंने अपने खाते में लिया था, तीसरे सिपाही ने अपने मौसी के खाते में लिया था। और दो सिपाही जो वहां पे थाने में तैनात थे, बस उनकी गलती क्या थी कि उन लोगों ने आरोपियों को पकड़ा, तीसरे सिपाही ने मैनेजमेंट किया, अपने खाते में पैसा लिया, उनके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो पकड़ के लेकर के आए थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में ये कहा गया कि इन्होंने थाने के अंदर जो है आरोपी को मारा है, 3-4 झापट। भाई, उसमें जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी ने सिपाहियों को गाली दी थी, तो सिपाही ने उल्टा जवाब में 2 हाथ से मारा था, और ये वजह थी। और जो सिपाहियों को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया कि भाई साहब आपने पैसे भी मांगे उससे, और उसके बाद आपने मारा भी, इसलिए सस्पेंड किया गया। फिलहाल प्रतापगढ़ पुलिस एक तरफ 1 लाख का इनामिया घोषित कर रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस ये एक रंग बहुत ही अलग तरीके से आ रहा है। शुक्रवार से लगातार हर एक थाने का अलग अलग डिजिटली लेन देन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लेन देन किया जा रहा है। सबसे बड़ा लेन देन हुआ है अगर कहीं, तो वो हदिया थाने क्षेत्र का हुआ है, जहां तकरीबन 1,40,000 के आसपास का लेन देन ऑनलाइन किया गया है। अखंड। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही बात है कि कैशलेस इंडिया बढ़ता जा रहा है और पीएम मोदी के मुरीद हैं ये तमाम ऐसे जो कर्मचारी हैं जो पुलिस महकमे में शामिल हैं। कहीं ना कहीं जो तैनाती इनकी हुई है और उसको कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कैशलेस इंडिया की बहुत सारी बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, और डिजिटलाइजेशन इतना प्रखर हो चुका है, इतना प्रमुखता के साथ इसका प्रचार हो चुका है कि जब रिश्वत की भी जो कमाई है, जो रिश्वत का भी पैसा है, वो भी लोग अपने खाते में ले रहे हैं, अपने बच्चों के खाते में ले रहे हैं, किसी रिश्तेदार के खाते में ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर रिश्वत की जो इनकम इनको मिली है, और अगर ये प्रूफ होता है, अगर पीड़ित ये आरोप लगाता है, जैसा कि बात निकल करके सामने आ रही है, तो पुलिस महकमे में उन तमाम लोगों के खिलाफ क्या केवल सस्पेंशन ही एकमात्र कार्रवाई है, या इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई बनती है? इनको कम से कम ऐसी सजा देनी चाहिए थी जो इनको या इनके परिवार के, इनके तमाम लोग जो इस तरीके की कमाई अपने घरों में रखते हैं और अपने सारे नातेदारों और अपने बच्चों के लिए लेते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी चीज जो पीड़ित है वो आपके पास पहुंचता है तो आप उससे रिश्वत पकड़ते छोटे अपराधियों का है और रिश्वत लेकर छोड़ने का काम किया जाता है। कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई मैनेजमेंट के नाम पे पैसा ले रहा है, कोई किसी चीज के लिए उसको दंड दिया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ पुलिस के जो कारनामे है ना, बने रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने बताया कि किस तरीके से कोतवाली के ही मेन कोतवाल के ही ऊपर इस तरीके का पूरा मुकदमा दर्ज हुआ। तो क्या प्रतापगढ़ पुलिस लगातार सुर्खियों में रहने के लिए बनी हुई है क्या? या प्रतापगढ़ पुलिस के पास ऐसे कारनामे करने के लिए क्या उसको एक तरीके का कोई टैगलाइन की जानी चाहिए? कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है पुलिस महकमे के लिए, क्योंकि इस तरीके से अगर पुलिसकर्मी खुलेआम रिश्वत की जो पैसे हैं उसे अपने अकाउंट में, अपने परिजनों के अकाउंट में, क्या होगा? पुलिस के ऊपर कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे? तमाम ऐसी खबरें निकल कर सामने आती है। कहीं ना कहीं जो बड़े आला अधिकारी उनको सोचना चाहिए और इस पर विचार करते हुए तमाम दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सस्पेंशन एकमात्र विकल्प हो सकता है, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बहाल हो जाएंगे। तो कोई ना कोई एक मैसेज जरूर दीजिए कि कम से कम इन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई कीजिए कि जो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन सके। फिलहाल ज्ञानेंद्र, एक बिल्कुल। आखिरी कि आप ये बताइए आपकी अखंड अखंड आपकी आवाज नहीं आ रही। इंद्रवीर से चाहूंगा कि इंद्रवीर अगर म्यूट लगा लेते तो बेटर था। हाँ बिल्कुल अखंड, अब आप ज्ञानेंद्र सुन पा रहे हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल सुन पा ज्ञानेंद्र, रहा हूँ। क्या इस पूरे मसले को लेकर के क्या आपने किसी आला अधिकारी से बात की, एसपी से बात करने की कोशिश की, आईजी से बात की आपने? क्या उनका क्या पक्ष आ रहा है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अगर इस तरीके से खुलेआम रिश्वत का पैसा परिजनों के अकाउंट में आएगा तो कैसे पुलिस महकमे पर लोग विश्वास कर पाएंगे?
बिल्कुल देखिए, अखंड पूरे मामले में हमारी सीओ कुंडा से बात हुई और सीओ लालगंज से भी बात हुई। देखिए, दो मामले सीओ लालगंज के पास थे और एक मामला सीओ कुंडा जो जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी है। और हमारी बात इसको लेकर के एडिशनल एसपी संजय राय से बात भी हुई और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार से भी बात हुई, जिसमें देखिए लालगंज में लीलापुर थाने में दो सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी कोई फिलहाल उनका कोई भी अपराध नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उन दो सिपाहियों का पक्ष ले रहा हूँ, ठीक है, अगर उन्होंने मारा तो उसका उनको दंड मिलना चाहिए, उनको दंड मिला भी। लेकिन जिसने वो उस खाते में पैसा लिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैं इसका उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। एक सांगीपुर में हुआ था कि पीड़ित से पैसा मुकदमा दर्ज करने के नाम पे जो है 50,000 रुपए की मांग की गई थी। उसमें एक सस्पेंशन हुआ है, उसमें विभागीय जांच बैठाया गया है और विभागीय जांच में साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर दोषी पाए जाते हैं, वो भी 10 दिन का समय दिया गया है। एडिशनल एसपी संजय राय पश्चिमी को जांच सौंपी गई है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कठोर से कठोर कार्रवाई एसपी ने कहा है। उनका बाकायदा बयान भी आया है। और कुंडा वाले मामले में अगर मैं बात करूं तो अभी तक किसी की भी ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। साफ तौर पे पीड़ित ने 80,000 रुपए एक मुश्त बनवारी लाल दरोगा के खाते में भेजा है। साफ तौर पे पीड़ित के खाते से गया है और पीड़ित बिल्कुल ने जो ज्ञानेंद्र, बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल भी है पुलिस महकमे के लिए कि आखिरकार इस तरीके से एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं अगर खाते में उसके पैसा पहुंचा, क्योंकि डिजिटल है आज की डेट में, अगर डिजिटल लेन देन करते तो साफ तौर पर दिखाएगा कि इतनी बड़ी अमाउंट जिसके पास या पक्षवादी हो या फिर मुकदमा लिखाने आए हो या कोई पीड़ित हो, कोई भी हो, अगर वो अकाउंट में ट्रांसफर करता है, उसके पास साक्ष्य है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के जरूर आला अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिरकार इतने बड़े मामले में अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो इसके पीछे वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए खंड, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में कल एक भयावह तस्वीर सामने आई है और ये थाना लालगंज क्षेत्र के दीपे मऊ गांव की घटना है। और घटना क्या है उसमें क्षेत्राधिकारी का हमारे पास एक वर्जन है, वो वर्जन मैं चाहूंगा अब हमारे इनपुट के पास है, तो प्लीज थोड़ा सा प्ले करने की कृपा करें, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना गोविंदपुर वनौली थाना लालगंज में साढ़े 5 बजे एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे के टूट कर लटक जाने से एक राजमिस्त्री रमेश और गुड्डू एवं दो मजदूर रामू तथा रज्जावली गिरने कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके उपरांत तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु सीएससी लालगंज भिजवाया गया, जहां पर रमेश को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। दूसरे घायल मजदूर रामू और रज्जावली को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया था, परंतु रामू की रास्ते में तथा रज्जावली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अखंड, ये पूरे मामला तहसील लालगंज का है, थाना क्षेत्र लालगंज है, दीपे मऊ गांव है। वहां पे 3 मंजिला इमारत पे स्लेब पड़ रही थी और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे और उसकी वजह से ये पूरी स्लेब भरभरा के नीचे गिरी है, जिसमें एक राजमिस्त्री और 2 मजदूर, एक राजमिस्त्री की मौके पे मौत हो गई और दोनों को जो है जिला अस्पताल रिफर किया गया, एक सीएससी से, और जिला अस्पताल में दोनों मजदूरों ने भी दम तोड़ दिया। मतलब अगर बात करें तो ठीक ठाक जिस तरीके से क्योंकि देखिए ये सारा जिम्मा, अगर सारा जिम्मा बात करें विकास प्राधिकरण और जो तहसील में या जो ब्लॉक में लोग होते हैं, जो आला अधिकारी हैं नगर पंचायत के, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, 3 मासूम लोगों ने जो रोजमर्रा की जरूरतें, जो अपने घर की जो 500, 200, 300 रुपए की दिहाड़ी के लिए अपने घर से निकलते हैं और मजदूरी करने जाते हैं, उसके बाद वो शाम को नहीं लौटते हैं और वो उनके घर में क्या माहौल होगा हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस तरीके घटना हुई है, उस घटना को रायबरेली प्रशासन को और खासकर दिल्ली में जो कोचिंग में वारदात हुई थी, दिल्ली के बाद शासन प्रशासन अलर्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा एक अहम सवाल है कि आखिर जब घटना हो जाती है तो उसके 2-4 दिन ही कोई अभियान चलता है, उसके बाद उस पर पूर्णतः पूर्ण विराम लग जाता है। ये एक घटना शायद नहीं होनी चाहिए थी। अगर बाकायदे पुख्ता इंतजाम होते वहां पे सुरक्षा के, या उसका तीसरी मंजिल पे बन रहा था तो उसका नक्शा था या नहीं था, आरडीए जो वहां का विकास प्राधिकरण है तो क्या कर रहा था, ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन
3 रोजमर्रा की जरूरतों वाले मजदूरों ने दम तोड़ दिया है उस बिल्डिंग में, और जो बिल्डिंग बनवा रहा था उसके ऊपर। और अभी तक इस पे जब थाना लालगंज एसएचओ से बात हुई थी तो कल रात तक उनको तहरीर नहीं मिली थी, क्योंकि तहरीर देने वाले सब उतल पुतल उनके परिवार में था, तो शायद तहरीर नहीं मिली होगी। लेकिन पुलिस ने संज्ञान लिया, पुलिस ने बॉडी को पहुंचाया वहां पे और उपचार के लिए भेजा गया। लेकिन फिलहाल मौत से लड़ते हुए तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया। और ये बड़ी भयावह तस्वीर रही कि जिस तरीके से आरडीए हो या जो प्रशासन है, वो प्रशासन को चाहे वो कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, उस पे जो बिल्डिंगें बन रही है नक्शा है या नहीं, हम चाहते हैं कि उस पे उस तरीके से जिस तरीके से निर्वहन होना चाहिए अपने दायित्वों का, वो नहीं करते नजर आते। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है रायबरेली जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर पंचायत के ऊपर, जो वहां के और आला अधिकारी हैं उनके ऊपर। तो ये घटना हुई है और ये घटना भयावह तस्वीर थी। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए जान किसी की भी हो, छोटे आदमी की बड़े आदमी की, सबकी जान कीमती है। और ये कारण है कि 3 जो मजदूर थे उनकी एक दर्दनाक मृत्यु हुई है। दर्दनाक इसलिए कहेंगे क्योंकि एक लापरवाही की वजह से इन 3 लोगों की जिंदगी चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन परिवारों पर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी वहाँ के रायबरेली की जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल वाजिब सवाल है कि क्या नक्शा पास हुआ था या फिर बिना नक्शे के ही ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य था वो कराया जा रहा था। सवाल ये किससे भी बड़ा है इंद्रवीर, सवाल इससे बड़ा है कि डिपार्टमेंट नक्शा पास हो ना पास हो, तमाम लोग बैठे रहते हैं। और तमाम ऐसी तस्वीरें हम राजधानी लखनऊ में भी देखते हैं कि एलडीए द्वारा सील कर दिया जाता है, अंदर काम चल रहा होता है और बाहर उस बिल्डिंग के बाहर लिखा होता है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सील। सबसे बड़ी बात है अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण या किसी भी विकास प्राधिकरण के द्वारा बिल्डिंग को सील किया जाता है तो उसके अंदर कार्य कैसे चल रहा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मानक के अनुरूप कोई भी घर नहीं बनता अगर राजधानी लखनऊ से घरों को हटा दिया जाए, लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास नक्शों को ही देखा जाए, शायद राजधानी लखनऊ के 90% घरों को गिराना पड़ता है अगर ये ही पूरी की पूरी अगर मानकों की बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साइट पर काम चलता है, अवैध काम चलता है, क्योंकि देखिए बिना किसी पुख्ता इंतजाम के, बिना किसी मानक के और बिना किसी कहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं जो आपको सिक्योरिटी के लिहाज से जो सुरक्षा उपकरण आपको जरूरत होते हैं बिल्डिंग निर्माण के लिए, बिना उसके आप सभी लोग निर्माण कार्य कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ठेकेदार हैं उनको लगता है कि जो मजदूर है इसलिए बिना काम चलाऊ उपकरणों के तहत काम कराया जाता है। लेकिन सवाल इंद्रवीर यही है कि क्या इस घटना के बाद जो जागती है अक्सर कुछ देश और प्रदेश का महकमा या प्रशासन जागता है जब दी जाती है, सोच विचार कर कार्रवाई करेंगे। देखिए अखंड, आपने एक बड़ी चीज कही कि आज के जमाने में चाहे वो एलडीए हो, चाहे वो आरडीए हो, चाहे वो कोई भी डीए हो, हमने एक चीज देखा है लगभग अगर बात करें 6-7 महीने से नक्शा नहीं पास भी होता है तो वहां पे आरडीए के द्वारा बेसमेंट बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, मीडिया द्वारा कुछ खबरें भी चलाई जाती हैं, तो एक दिन खबरें चलती, दूसरे दिन एक पोस्टर लग जाता है कि मानचित्र आरडीए द्वारा पास किया हुआ ये रहे और इस पे काम चल रहा है। ये बड़ा सवाल है। और हालांकि मैं आपको बता दूं अखंड, रायबरेली ही नहीं जितने भी जिले हो लगभग वहां पे नक्शा पास नहीं होता है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो शहर में भी ऐसी जो बिल्डिंगें हैं, जो मॉल है, जो बड़े बड़े वेयर हाउस या ऐसे कई तमाम चीजें हैं जहां पे बिल्डिंग के नक्शे नहीं है और वो अवैध रूप से बिल्डिंगें चल रही है और ज्यादातर इसके बाद भी बेसमेंट पे काम चल रहा है। तो जिस तरीके से ये कारनामा चल रहा है आरडीए का, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही तस्वीरें दिखाती रहेंगी, रायबरेली की हो या किसी और कहीं की भी हो, ऐसी तस्वीरें आए दिन आती रहेंगी। जब तक आरडीए सशक्त नहीं होगा, जब तक प्रशासन सशक्त नहीं होगा, तब तक ऐसे ही मजदूर जो रोजमर्रा की जरूरतें अपनी पूरी करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए डेली निकलते हैं, वो मौत के कुएं में जाते रहेंगे। और ये बड़ा सवाल आपने एक बड़ा वो किया कि आरडीए दूसरे दिन वहां पे मानचित्र का एक बैनर लगा देता है, तो इस बैनर लगाने से वो पुष्टि कर देते हैं कि ताकि मीडिया का या जो और लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन ना करें उसको देख के कि इसमें नक्शा पास है। लेकिन वाकई में अगर जाया जाए तो नक्शा पास नहीं होता है। ये डीएम जो वहां के हैं, जो जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंगों को कहीं ना कहीं और सील, जैसे आपने कहा एक और
कि मीडिया को दिखाने के लिए सील कर दिया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ग्रीन कलर का कपड़ा लगाकर या ब्लैक कलर का तंबू लगा करके अंदर ही अंदर काम चल रहा था। और कुछ दिनों बाद जब ऐसा नॉन वर्किंग डेज आते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, उनपे स्लिप पड़ने का काम होता है। तो ये धांधलेगर्दी कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है, और जब तक ये धांधलेगर्दी होती रहेगी तब तक ऐसे ही लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। वो जान उनके लिए कीमती नहीं है, ठेकेदारों के लिए कीमती नहीं है, वो जान उनके अपने परिवार से पूछिए जाकर के, जिनका अपना एक मजदूर डेली जाता है और फिर शाम को अपने प्राणों की आहुति दे देता है उसी घर को बनाने में। तो ये आरडीए या ये जो प्रशासन है वो नहीं समझ पाएगा कभी भी अखंड। इसका काम है वो अपना उनको सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के आगे कुछ नहीं दिखता। ये बड़ा सवाल है, और सिर्फ इसी के लिए विभाग है, और विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये सब ऐसे ही तस्वीर डेली आती रहेगी। वो हर जिले की है, उनको अपने काम से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ नोट से मतलब है, काम से मतलब है, और ऐसे ही तस्वीर से उनको कोई मतलब नहीं। उनको रात में अफसोस होगा, सुबह एक बाइट आ जाएगी, अगले दिन 2 दिन काम बंद रहेगा, तीसरे दिन फिर काम चालू होगा, और इसी तरीके की तस्वीर आती रहेगी। अगर किसी की जिंदगी वापस आ जाती तो बहुत अच्छा होता, किसी के शोक मनाने से अगर किसी की जिंदगी वापस आ जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन काम करिए, आपकी जो जिम्मेदारी उसे बखूबी निभाइए, क्योंकि आपकी जो लोग जिंदगी कहते हैं ना कि अपने परिवार पालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और अगर वही जिंदगी वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदोई से। आदर्श, कंटिन्यू कीजिए। अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई से 24 किलोमीटर दूर सांडी रोड पे हमारे ताले गांव ग्राम में, यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ कई बाढ़ आ चुकी है, लेकिन अब पहले बरसात के पानी की वजह से बाढ़ आई थी, लेकिन आज जो है गर्रा नदी के पानी जो छोड़ा गया है उसमें पानी भर जाने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। अभी समाजपुर गांव हो, चाहे सांडी ब्लॉक गाँव हो, चाहे गर्रा नदी हो, चाहे सुखेता हो, चाहे गंभीरी हो, चाहे रामगंगा नदी हो, ये सभी नदियों में पानी की जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो हम इसमें ये पानी जिसमें खड़े आधी पैंट हमारी डूब रही है, और जिस गाड़ी से माए उसे बाइक से आधी बाइक डूब के चल रही थी। अगर हम आ देखें तो नहीं हो सकता, पानी हमारी बाइक निकलना मुश्किल पड़ जाए। लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर दिखलाना चाहते हैं आप प्रशासन को, यहाँ जो ग्रामीण कैसे रह रहे हैं, इनकी जो फसलें हैं, फसल भी यहाँ पर देखिए ग्रामीण सब खड़े हैं, इन ग्रामीणों से जानना चाहेंगे ये पानी कहाँ से आया, कितना क्या नुकसान हुआ। दादा, क्या नाम है आपका? जी, ये पानी कहाँ से आया दादा? गर्री नदी से रखा है। कितनी फसलें बर्बाद हो गई जलमग्न में? बहुत फसल बेकार हो गई, बहुत हो गई। सबको मौका देंगे, सबको। मक्का, धनिया, सोया, तुरई, बैंगन सब नष्ट हुई हो गए। ये पानी कितनी दिनों से बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा, आज 45 बढ़ हो, लगभग 4-5 दिन हो, 4-5 दिनों से यहाँ पानी बढ़ रहा है। क्या प्रशासन अभी तक आया यहाँ पर? प्रशासन आया यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं आया। क्या अपने उन महिलाएं भी हम उनसे भी बात करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफी मात्रा में पानी है। देखिए मेरे बच्चे जी और बहुत दिलखते हैं, और मिलता नहीं है कुछ। मेरे बच्चा भी कना रोते हैं, हम भी रोते हैं, मेरे गोरू हरा सब भी टुकड़े डाले हैं, नहीं रो मेरे पास ही पार, मेरे सब शाखा चली गई है, हम भी बहुत दुखी हैं। सांगली जिला से बनते हैं और बहुत दुखी हैं, और कालेपुर बनते हैं, मेरे बच्चा सब दुखी हैं, तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ। ये आप लोग ये खाना बने कहाँ से व्यवस्था होती है? नहीं होती है रिश्ता भाई, पानी भर के कैसे आप पानी से बाहर जाती है? कहना चाह पाते हैं, थोड़े रुके हैं, जाने। क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ रहती हो? कालेपुर। और यहाँ से महिला, और यहाँ से महिला है, हम पानी नहीं जाए, पानी भरा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको? धनिया सोया बूढ़ गया, और मैं पानी बहुत दिक्कत है पानी में आने जाने की, और मैं सवेरे हमारे बच्ची 2 बूढ़ गई थी, हमने पकड़ के फेंका था। और अब देखिए हम यहाँ पर जो भैंस देखिए, ये भैंस जो बनी हुई है, यहाँ पानी भरा, उस पानी में भैंस बैठी हुई है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा पानी का बढ़ाव है कि हजारों बीघे फसल जलमग्न हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है अभी तक इधर नहीं पहुंचा है, और खाने के लिए काफी दिक्कत। ये हमारे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल देखिए, हम इनसे मिलेंगे, ये बेचारे बच्चे हैं, देखिए ये सब स्कूल जाने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूलों में पानी भरा हुआ है। बेटा, क्या नाम है आपका? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? कहाँ पानी भरा है? स्कूल में। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? कितने दिन से स्कूल नहीं जा रही हो?
कितने दिन से? तो यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के पहले जो देश का भविष्य है, अब पानी की बढ़ाव की वजह से ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और महिलाएं हैं, अब उनसे भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल आदर्श, आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों रुपए का जी जी बजट आता है और बाढ़ नियंत्रण के लिए, लेकिन पता नहीं वो बाढ़ नियंत्रण का पैसा पानी में ही लगता बह जाता है। क्योंकि अगर बाढ़ नियंत्रण के लिए वो पैसा अगर कहीं ना कहीं लगाया जाता, तो इस तरीके से तमाम जो गांव हैं, कई इलाके हैं, वो जलमग्न नहीं होते। तमाम ऐसे जिलों की स्थितियां हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो वृंदावन का 50% इलाका जलमग्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, 3-3, देखिए 4-4 फीट का पानी भर चुका है और आप भी जहां पर खड़े हैं वहां पर भी घुटनों तक पानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में 1.5 से 2 फीट का पानी अगर लगा हुआ है और तमाम ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कैसे इंतजाम थे कि हालात इतने खराब हो गए। बिल्कुल दिल्ली हो, अगर पंजाब हो, हरियाणा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बद से बदतर हैं और उत्तर प्रदेश के भी हालात ऐसे ही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरीके से लोग जल में, या यूं कहें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने के लिए मजबूर है। और जो दिनचर्या के बेसिक दिनचर्या के काम होते हैं, वो करने के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि अखंड आदर्श, जी, प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी ने कहा था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। क्या हरदोई के जो प्रभारी मंत्री हैं, क्या उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है? देखिए अगर हम मंत्रियों की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी अभी तक मंत्री नहीं पहुंचा है, चाहे यहाँ पर आबकारी मंत्री हो या शिक्षा राज्य मंत्री हो, आप एक काम या करिए, जो वहां के उप लोगों से मुख्यमंत्री पूछेंगे। जी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो कम से कम ये जानकारी होगी कि वहां के जो इतने बड़े जी फायर ब्रांड नेता हैं, क्या वो लोग यहाँ पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, कम से कम जाने कि उनके जिले का एक मंत्री है, वो यहाँ पर हमारे दुख दर्द को बांटने आया या नहीं, उसने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का सोचा या नहीं, प्रभारी मंत्री आए थे या नहीं आए थे, जो उनके इलाके के मंत्री आए, कम से कम वहां के लोग जो हैं आपके साथ, उनसे जरा सवाल कीजिए। जी, अखंड जी, हम एक बार और आपको बताना चाहें, प्रशासन जो है राहत सामग्री बांट तो रहा है, लेकिन समस्या ये उठ रही है जहाँ तक पहुंच पाती है वहां तो बढ़ जाती है, लेकिन कहीं कई गांव जो जलमग्न है वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो वहां पर जो बेचारे छोटे बच्चे भूखे रह जाते हैं, वहाँ राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए, वहां पर मोटर बोट की व्यवस्था भी करवानी चाहिए कि वहां पर जाए प्रशासन, वहां पर जो राहत सामग्री बांटना चाहिए। और रहा मंत्रियों का सवाल, मुझसे कुछ जानना चाहे थोड़ी देर से, क्या यहाँ पर आपको दिखाया गया मंत्री आए हैं कभी यहाँ पर? नहीं आए, कोई नहीं आया, कभी नहीं यहाँ 3 मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पहले वाला राशन नहीं लो, हमारा पानी दो, हमारा खेतों का तो नहीं है। आप लोग की दावत है भैया बैठाई दिखाई करे तो हमारे यहाँ चले जी तो प्रधान है जी। भाई, आदन के बात तो आदन के नहीं, पास वाला के नहीं है बात, मेरा एक दो जन के हमारे काम दे दो, कई मेरा तो यार अपने दो ही नहीं पास लावा था, मेरा दो ही नहीं, मेरा दुकान पे तो हम गरीब को नहीं, मेरा खेतों का तो नहीं, मेरे लड़का बच्चा भूख में रोई रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो समस्या है, यहाँ पर जो है ये बाढ़ को लेकर, दूसरे मतलब यहाँ पर ये प्रधान पर भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो राशन कार्ड है वो भी नहीं आ राशन बट रहा है, तो राशन के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, अगर इस स्थिति में जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए भी कॉफी वहाँ के लोगों के लिए, तो अपने आप में शर्म की बात है वहाँ के प्रधान के लिए और प्रशासन के लिए। इतने बड़े बड़े मंत्री हैं उस जिले से, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि प्रशासन के लिए और तमाम बेसिक नीड के लिए अगर वो 2-4 हो रहे हैं, तो अपने आप में शर्म की बात है। कम से कम वहाँ पर प्रशासन को कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए कि कम से कम जो लोग परेशान है इस बाढ़ के चलते, कम से कम उनको निजात दिलाएं। और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमला है, उसके पास तमाम बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, हो सकती है समस्याएं आती हैं, लेकिन कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का ये सही अवसर और मौका है। कम से कम जो लोग परेशान है, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कम से कम उनके सामने जो खाने पीने की जो चीजें हैं, बेसिक नीड है, कम से कम उसे पहुंचाने का कार्य जरूर करें। और अगर ये खबर देख रहे हैं आप लोग, तो कम से कम उन तमाम जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं उसके समाधान के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता अवश्य निकाले। क्योंकि हरदोई जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहां पर इस तरीके की बाढ़ है और वहां के लोग इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें राशन जैसी बेसिक नीड नहीं मिल रही। तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस आपदा में अगर उनको खाने पीने की जो चीजें मुहैया आप नहीं करा पा रहे, तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती भी है। तो कम से कम इन लोगों की जो बातें, इनको सुनिए और इनके लिए जो बेसिक नीड है उनको वहां पर मुहैया कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बताइए। एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि हर जो बाढ़ की वजह से जो यहाँ पे सड़कें, मेन रोड है, वो इतनी ज्यादा कट गई है कि वहाँ पानी जो है करीब रोड, मेन रोड पे 2-3 फुट ऊपर चल रहा है। वहाँ ये लोग गांव से अगर बाहर सब्जी लेने या कुछ चीज खरीदने जाए तो वो तो भी नहीं जा सकते। यहाँ पर कोई ऐसी नाव की व्यवस्था नहीं है
जो जिससे बैठ के ये लोग वहाँ पर सब्जी खाए। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी है हमारी। बिल्कुल आदर्श, जो समस्या दिख रही है, जिस तरीके से आप खुद खड़े हैं और घुटने तक जी। पानी में हैं, और अगर आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपके सामने इतनी चुनौती है, तो जो लोग वहां रह रहे हैं तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, अपने आप एक बड़ा सवाल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिला प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, कम से कम देखें, इनके दुख और दर्द को समझें, और जो भी बेसिक नीड है कम से कम उसको मुहैया कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो इनकी परेशानियां और भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि 4-5 दिन से अगर इसी तरीके से हालात बने हुए हैं और अगर पानी अभी भी कम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी और भी ज्यादा, इनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खाने के लिए दिक्कतें हो रही है, किल्लत हो रही है। बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं मंत्रियों से कि वो भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रभावी जो मंत्री हैं वो दौरा करें, लेकिन अगर वहां पर नहीं पहुंचे तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कम से कम लोगों की जो समस्या है उसका निदान करने की बेहद बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। एसपी सिंह जुड़े सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर? सुल्तानपुर जनपद में स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जो विधायक रह चुके हैं, उनको लेकर के मूर्ति स्थापना के धनपतगंज ब्लॉक में उनकी मूर्ति रखी गई थी, वहां पे मूर्ति स्थापना की गई थी। और उन्हीं के बेटे जो है इंद्रभद्र, सोनू और मोनू, यशभद्र सिंह, और ये विधायक भी रह चुके हैं। मोनू जो है वो मौके के इसके पहले की ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इस बार अपने भाजपा के खाते में सीट गई, लेकिन ये सियासी घमासान मचा हुआ है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जो एमएलसी रह चुके हैं, वो भी जो है विनोद सिंह मंत्री रह चुके हैं भाजपा सरकार में, और विधायक भी मौके पे हैं। उनके ऑब्जेक्शन पर उनका भी एतराज है, और कई भी संगठन ऐसे हैं जो मूर्ति हटवाने के लिए जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और कई ऐसे संगठन हैं कि वो कह रहे हैं कि मूर्ति हटाई जाए, क्योंकि रास्ते में मूर्ति चौराहे पे लगाई गई, जिससे आवागमन बाधित होता है। अब शासन प्रशासन इस पे देखिए क्या निष्कर्ष निकालता है। ये लगभग एक हफ्ते से घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली ये बात है कि मूर्ति हटाई जाती है या ऐसे सियासी घमासान मचा रहता है। एप्लीकेशन दोनों तरफ से पड़े हुए हैं कि नहीं, ये विधायक रह चुके हैं, इनकी मूर्ति रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मूर्ति अगर अपने घर के पास जाके लगवाएं, अपने चौराहे पे नहीं, घर के पास में घर पे लगवाएं, अपनी खुद की जमीन पे लगाएं। ये जो है लोक निर्माण विभाग की भूमि के इन्होंने इसके मूर्ति की स्थापना की है। ये घमासान सुल्तानपुर में लगभग एक हफ्ते से सियासी घमासान मचा हुआ। अब बिल्कुल एसपी सिंह, क्योंकि जिस तरीके से सोनू और मोनू का कद है, जिस तरीके के वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है, और कहीं ना कहीं जो उनका प्रभाव है पूरे जिले में, अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिधर वो रहते हैं कहीं ना कहीं उसका पलड़ा जरूर भारी रहता है। अब एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही सावधानी पूर्वक इस पूरे मामले को टैकल करना होगा। क्योंकि अगर सुल्तानपुर जिला प्रशासन इस मामले में थोड़ा कोई अड़ियल या फिर कहते हैं सोचे समझे कदम के साथ अगर आगे नहीं बढ़ता है तो हालात कुछ बिगड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए बहुत कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए इस तरीके के इस मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, सोनू और मोनू का जो कद है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़े कद के नेता हैं ये दोनों, जिस तरीके से इनकी राजनीति में एक अच्छी पैठ और इनका एक अच्छा तबका भी है, फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले को टैकल करने के लिए जिला प्रशासन की आवश्यकता, और कहीं ना कहीं जितनी अब सावधानी पूर्वक इस पूरे मामले को टैकल करेगी, कहीं ना कहीं इस जो जिले की जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। एक और खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरीके से बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी जो कार्यकर्ता थे, जो उन छात्र विंग के लोग थे, उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा हुआ था और तूल पकड़ लिया था इस पूरे मामले ने, और कहीं ना कहीं एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सीएम योगी के समक्ष ले जाने की बात कही थी, जिसके बाद वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। कल उनकी मुलाकात सीएम योगी से भी हुई और उसमें जो मंत्री थे उनकी भी बात हुई, और सीएम योगी से उन्हें आश्वासन मिला कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो होगी, और कहीं ना कहीं ये आश्वासन की जो झलक है वो कार्रवाई की भी दिख रही है। क्योंकि एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बना है, तो जो सरकारी जमीन के लिए पूरी की पूरी टीम वहां पर गठित कर दी गई थी, और जो भी उसका भूभाग जो सरकारी जमीन पर था उसको जमींदोज किया गया था, तो बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही थी। अब इसी को लेकर के सीएम योगी ने जांच टीम का गठन की बात की और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की जांच करने की बात की है। सबसे बड़ी बात की है उन्होंने कि अगर मान्यता नहीं है किसी कोर्स की, अगर वो वहां पर पाठ्यक्रम उसके पढ़ाए जा रहे हैं,
बिना उसकी मान्यता के, तो ऐसे कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो जांच कमेटी बिठाई है, उसमें जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे और शिक्षा से जुड़े हुए भी अधिकारी होंगे। तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी बनेगी और उसकी मान्यता को लेकर के जांच करेगी कि क्या उसकी मान्यता है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला था मान्यता को लेकर के कि बिना मान्यता के ही कोर्स कराया जा रहा था और जो छात्र थे वो आरोप लगा रहे थे, तो इसको लेकर के सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया और साथ ही साथ सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जांच टीम की गठन की बात की है और जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को देने की बात की है। कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उस पर नजर बनाने की बात की गई है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बिना मान्यता के अगर कोर्स कराए जा रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटीज में, तो अपने आप में अवैध काम है और इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि ये जो यूनिवर्सिटीज है, गाड़ी कमाई, जो स्टूडेंट्स है अपने घर परिवार जमीन बेचकर भी कई बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी गाड़ी कमाई को गड्ढे में डालने का काम करते हैं और केवल मुनाफा कमाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। तो जिस तरीके से सीएम योगी ने अब इस तरीके कदम उठाया और जांच टीम के गठन की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो चल रहे हैं बिना मान्यता के भी कोर्स कराए जा रहे हैं, उनके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जल्द इसका नतीजा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद बवाल बढ़ा था और रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के जो अवैध अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर भी चला, तो कहीं ना कहीं अब ये बात जो तीर है वो निकल चुका और सीएम योगी ने आदेश अधिकारियों को दे दिया है कि ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए जो बिना मान्यता के ही कोर्स करा रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बस्ती दौरा। आपको बता दें कि महर्षि विद्या मंदिर का जो है शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं एक तरीके से खास तौर से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के जो महर्षि जो विद्या मंदिर है, कहीं ना कहीं उनसे उनका एक अच्छा कहा जाए कि बहुत अच्छा उनका संबंध रहा है। कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से उनका लगातार भी आना जाना रहा है। लेकिन कल लगभग आपको बता दें कि कल 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती आएंगे और लगभग जो बस्ती में ये विद्यालय बनने जा रहा है उस विद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। ठीक उसी की अगर बात की जाए तो अखंड 2 दिन के बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बस्ती दौरा है, वो भी एक कार्यक्रम में शिरकत करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कल आने के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा या बस्ती जिले के जो अधिकारी उनके द्वारा व्यापक इंतजाम की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल उस शिलान्यास रखने के बाद में कहीं ना कहीं बस्ती के जो बच्चे हैं उनको जो बाहर कहीं जाना पड़ता था जो पढ़ने के लिए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये 20 बीघे के अंदर में जो विद्यालय यहाँ बनाया जाएगा उसको देखते हुए बच्चों को काफी सुविधाएं मिलेगी। अखंड अब बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि देखिए बहुत सारी समस्या है और कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य अगर मिल जाए अपने जिले में तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य उनके जिले में मिल जाएगा तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तमाम ऐसे मेट्रो शहर है जहां पर इस तरीके की सुविधाएं और इस तरीके का माहौल है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। और योगी सरकार लगातार इस पर एक के बाद एक ऐसे कदम बढ़ा रही है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की बात की जाए और अगर इस तरीके से बस्ती में विश्वविद्यालय के लिए नींव रखी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा, तो अपने आप में बच्चों का जो भविष्य है, अपने आप में बस्ती के भविष्य की बात है, क्योंकि बस्ती का भविष्य नौनिहालों में भी है, शिक्षा जो छात्र उनके में ही है। और अगर उनको छात्र को एक अच्छा बेहतर माहौल मिल जाएगा और बस्ती के अंदर ही, तो शायद जो अन्य शहरों की तरफ वो जाते हैं या फिर अपनी उच्च शिक्षा को हासिल नहीं कर पाते बड़ी फीस के चक्कर में या तमाम ऐसे कारणों से वो वहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल होगी योगी सरकार की, इस तरीके से विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी। सवाल ये है जितेंद्र की क्या कितने दिनों का कोई टाइमलाइन रखा गया है कि इतने दिनों में बन करके तैयार हो जाए? 20 बीघा में आपने बताया कि 20 बीघे में कैंपस बनकर तैयार होगा, कौन बना रहा है और किस तरीके के कोर्सेज, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसकी नींव रखी गई है, किस तरीके का, क्योंकि लगातार चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी उच्च स्तरीय मॉडल की ही बात करते हैं, तो किस तरीके का पूरा ये मॉडल होगा, क्योंकि बहुत बड़े कैंपस के रूप में, क्योंकि 20 बीघा जमीन कम नहीं होती किसी विद्यालय के लिए, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। किस तरीके की जो यहाँ पर सुविधा है इस कॉलेज के अंदर दी जाएगी? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से बात कीजिए जो महर्षि जो विद्या मंदिर है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके वहाँ के जो अध्यापक बात की जाए या वहाँ के प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, तमाम जो भी लोग है कहीं ना कहीं आरएसएस से सभी जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो विद्यालय ऑलरेडी अभी वो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो काफी बड़ा विद्यालय है और भारी संख्या में बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि जो शिष्टाचार है, जो नियम है, जो हिंदू धर्म के अपेक्षा के हिसाब से जो चीजें नियमों से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है प्रॉपर, वो सारी चीजें है। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, क्योंकि विद्यालय में जिस तरह से बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं,
तो उसको देखते हुए इस तरह से व्यवस्था की, क्योंकि अभी तक जो विद्यालय वहाँ पे बना था वो इंटरमीडिएट ही तक था, लेकिन कहीं न कहीं ये जो विद्यालय है, ये कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो एमटेक और बीटेक जैसी तमाम ऐसी जो डिग्रियाँ हैं, जो ऐसे संस्थान हैं, जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाएगी और उसको देखते हुए फिलहाल शिलान्यास कल इसका रखा जाएगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये कितने दिन में ये बन के तैयार हो, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा है, तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी भी बड़ी है, तो बच्चों के इस तरह से व्यवस्था करनी है, तो समय थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितना दिन उसको बनने में लगेगा। अखंड। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र, समय सीमा की बात ना लगभग-लगभग जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसकी समय सीमा होती है। फिलहाल अगर जिस तरीके से वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, और बिल्कुल सही बात है कि बड़ा कैंपस है, तो उसमें काफ़ी वक़्त लग भी सकता है, और कहीं न कहीं वहाँ के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर वहाँ से वो अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे, तो कहीं न कहीं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बिल्कुल। जानकारी के लिए जितेंद्र, क्योंकि अखंड एक खबर पे जाना चाहूंगा, जस्ट अभी तुरंत जानकारी मिली है। आपको बता दें कि बस्ती पुलिस और एक युवक से मुठभेड़ हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बस्ती में जिस तरीके से जो नाबालिग बच्चियों की बात की जाए, उनके साथ लगातार जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले एक के बाद एक लगातार बढ़ते आ रहे हैं। पिछले बार भी हमने बताया था कि जो लड़की जो 6 साल के जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, फिलहाल पुलिस उसे तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसके बाद लगातार जो है एक ही थाने में 2 दिन लगातार दुष्कर्म का मामला आया। फिलहाल नगर थाने का एक मामला है, तत्काल अभी जानकारी लगाई है कि पुलिस और उसकी मुठभेड़ हुई है। फिलहाल नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला है, फिलहाल पुलिस द्वारा ये मुठभेड़ की है, जिसकी विस्तृत जानकारी पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। अखंड। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र, देखिए लगातार सीएम योगी भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की बात करते रहते हैं, और बस्ती की पुलिस की अगर एक अपराधी के साथ मुठभेड़ होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लगातार इस तरीके के एनकाउंटर्स हो रहे हैं और अपराधियों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, और जो इस तरीके से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के आरोपियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराधियों के हौसले जो हैं वो कहीं ना कहीं हाई हैं, उसी को पर लगाम लगाने के लिए लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और एक मुठभेड़ में अगर वो अपराधी पकड़ा गया है तो अपने आप में बस्ती पुलिस की इस पर तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कई ऐसी खबरें आती रहती है कि पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं ऐसे अपराधी, लेकिन अगर किसी मामले में जल्द से जल्द अगर वो गिरफ्तार हो जाए, कोई अपराधी अगर पुलिस गिरफ्त से बाहर रहते हैं तो सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गिरफ्तार उनकी गिरफ्त में पुलिस की गिरफ्त में, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी जो सवालिया निशान उठते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगता हुआ जरूर नजर आएगा। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मौसम ने ऐसी करवट ली हुई है कि कहीं न कहीं तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश है, बाढ़ है, उसने कहीं न कहीं पूरे यूपी को अपने आगोश में ले रखा है, और कहीं न कहीं बाढ़ और बारिश कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। एक और बात आपको बता दें कि तराई इलाकों में 11, 12, 13 के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो कहीं न कहीं आफत वाली जो ये बारिश है, इसका जो रूप है, या कहते हैं ना कि इसका जो समय है वो लगातार अभी चल ही रहा है, और मौसम विभाग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि सितंबर में बारिश देखने को मिलेगी। जो औसत बारिश होनी चाहिए थी उससे 1% ज्यादा ही बारिश हुई है, और इसका आलम या उसके हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं बाढ़ की वजह से लोगों के घर उस बाढ़ में, उस नदी में समा गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाढ़ कहर बन करके लोगों की जिंदगी में आई, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जलमग्न है, तो कहीं ना कहीं इस कहर से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर 11, 12, 13 तारीख जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है भारी बारिश के लिए तराई इलाकों में, तो फिर भी मुसीबतें जो कम होनी है वो अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की आफत आने वाले दिनों में और उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, या पूरे देश की जनता देखती है, क्योंकि किस तरीके से यमुना में, गंगा ने, तमाम ऐसी नदियां हैं जो उफान पर हैं और कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। और यमुना हो या गंगा हो, कई इलाके उसकी वजह से पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बारिश भी जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश लगातार जलस्तर बढ़ा रही है, और इसी वजह से तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।